22 के लिए श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार राजतला वाराणसी कक्षा 12 के लिए आज का हमारा विषय है व्यावसायिक अध्ययन बिजनेस स्टडीज। तो आइए हम अपने अगले टॉपिक को देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रबंध एक पेशे के रूप में। तो प्रबंध एक पेशे के रूप में, पेशा मीन्स प्रोफेशन, ठीक है। तो देखते हैं, प्राचीन समय में यह मान्यता थी कि प्रबंध एक जन्मजात प्रतिभा है, किंतु प्रबंध की क्रांति जब हुई तो उसके बाद यह मान्यता क्या हो गई, धीरे धीरे समाप्त होने लगी। और ऐसा माना जाता है कि प्रबंध जन्मजात प्रतिभा नहीं है, बल्कि इसके लिए विशेष शिक्षण प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है, जिसके द्वारा एक व्यक्ति को प्रबंधक बनाया जा सकता है। आइए देखते हैं अपने टॉपिक में। पेशा एक ऐसा आजीविका का साधन है जिसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, जिसमें प्रबंधकीय ज्ञान व फर्म कौशल का समन्वय होता है, जो व्यक्तिगत स्वार्थ पोषण पर आधारित न होकर दूसरों के सेवा भाव पर आधारित होता है। ये इंडिविजुअली अपने सेल्फ के लिए नहीं होता है, ये दूसरों के लिए होता है, दूसरों की सेवा के लिए, तथा जिसकी सफलता का एकमात्र मापक वित्तीय प्रत्यय ही नहीं है। इसको केवल रुपए में ही नहीं मापा जा सकता है, क्योंकि सेवा भाव में जैसे देख लीजिए, कोई पुजारी हो गया, पूजा करता है, तो क्या उसके लिए वो सैलरी लेता है, उसको कोई रेम्युनरेशन मिलता है? वो केवल अपनी सेवा भावना के हिसाब से क्या करता है, कार्य करता आ रहा है। आगे देखिए, स्पष्ट है कि पेशा विज्ञान सेवा भाव पर आधारित होता है, जिसको अपनाने वाले व्यक्ति संपन्न, प्रशिक्षित तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले होते हैं। हाज तथा जॉनसन के अनुसार, तो देखिए, प्रबंध वर्तमान में पेशे की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। प्रबंध वर्तमान में पेशे की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है, अतः इसे पूर्ण रूप से पेशे की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। ठीक है, आगे देखिए, पेशे की विशेषताएं। ये तो हो गया पेशे की परिभाषा। आगे देखते हैं हम लोग पेशे की विशेषताएं। तो डॉक्टर स्प्रिगल के अनुसार पेशेवर व्यक्ति वह होता है जो केवल व्यक्तियों से व्यवहार करता है और अपनी सेवाओं व ज्ञान का विकल्प व्यक्तिगत आधार पर करता है। आइए देखते हैं आगे प्रबंध की विशेषताएं में पहला है विशिष्ट ज्ञान एवं कौशल। ठीक है, विशिष्ट ज्ञान एवं कौशल। तो देखिए, पेशों की भांति प्रबंध भी ज्ञान का एक व्यवस्थित ढांचा एवं कौशल है। कोई भी सामान्य व्यक्ति जब तक व्यापार संबंधी कार्यों को कुशलतापूर्वक एवं प्रभावकारी ढंग से व्यवस्थित नहीं कर सकता, तब तक कि उसमें कार्य करने की विशिष्ट योग्यता एवं अभिरुचि न हो। तो पेशेवर व्यक्ति वही होता है जिसके पास विशिष्ट ज्ञान व कौशल हो। जैसे कि डॉक्टर है, पेशेवर के अंतर्गत क्या आता है, डॉक्टर, टीचर, सीए, एडवोकेट एक्सेट्रा। तो देखिए, डॉक्टर बनने के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। सबको पता है कि डॉक्टर कोई नॉर्मल इंसान नहीं बन सकता। डॉक्टर बनने के लिए उसके अंदर विशेष ज्ञान चातुर्य होना चाहिए। उसी तरीके से सीए बनने के लिए आपको पता है, कई एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद ही व्यक्ति क्या करता है, सीए बन पाता है। तो जैसा कि आपको पता है, कोई भी प्रोफेशनल वर्क हो, कोई भी प्रोफेशनल जॉब हो, उसको करने के लिए आपको पहले एक प्रोफेशनल डिग्री की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार यदि आपको पेशेवर बनना है तो उससे संबंधित संपूर्ण विशिष्ट ज्ञान आपके अंदर होने चाहिए। आगे देखिए, प्रतिबंधित प्रवेश। तो एक पेशे में प्रवेश परीक्षा या डिग्री के द्वारा प्रतिबंधित होता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति चिकित्सक के रूप में केवल तभी काम कर सकता है जब उसके पास एमबीबीएस की डिग्री हो। ठीक है, जब कि एक प्रबंधक की नियुक्ति इस प्रकार का कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है। शैक्षणिक योग्यता के बावजूद भी कोई भी व्यक्ति प्रबंधक नहीं बन सकता, परंतु अब कई कंपनियां केवल एमबीए डिग्री के साथ प्रबंधकों की नियुक्ति करती हैं, उसको प्राथमिकता देती हैं। इसलिए वर्तमान में पेशे की यह
विशेषता प्रबंध में उपस्थित नहीं है, परंतु अतिशीघ्र यह वैधानिक अनुमति के साथ शामिल हो जाएगी। आगे देखिए, पेशेवर पेशेवर संघों की उपस्थिति। ठीक है, थर्ड है पेशेवर संघों की उपस्थिति। तो देखिए इसमें क्या है कि सभी पेशों के लिए संगठन स्थापित किए गए हैं और प्रत्येक पेशेवर को कोई भी पेशा प्रारंभ करने से पहले संबंधित पेशेवर संघों के साथ स्वयं को पंजीकृत करवाना पड़ता है। प्रबंध के मामले में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर कई प्रबंधकीय संघ स्थापित किए गए हैं, NIPA इत्यादि, परंतु कानूनी रूप से पंजीकरण द्वारा इन संगठनों का एक हिस्सा बनना प्रबंधकों के लिए अनिवार्य नहीं है। इसलिए वर्तमान में पेशे की यह विशेषता प्रबंध में उपस्थित नहीं है, परंतु अतिशीघ्र यह शामिल हो जाएगी, जिससे भी वैधानिक स्वीकृति की प्राप्ति होगी। नेक्स्ट देखिए, सामाजिक दायित्व, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देखिए सामाजिक दायित्व क्या कहता है? एक कुशल प्रबंधक निस्वार्थ भाव से अपनी सेवा संस्थानों एवं समुदायों को समर्पित करता है। वह अपने पदों की गरिमा को बनाए रखने के लिए संस्थान के सामूहिक उद्देश्य के समक्ष अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं का त्याग करता है। यही कारण है कि वह संस्थान से संबंधित उन गोपनीय रहस्यों को गुप्त रखता है जो कि किसी संगठन की सफलता का भाग्य निश्चित करती है। सामाजिक दायित्व में यह शामिल किया गया है, कोई भी प्रबंधक जो भी है व्यक्ति, वो बिजनेस से संबंधित, व्यवसाय से संबंधित संपूर्ण गोपनीय रखने योग्य बातों को उसे गुप्त रूप से रखना पड़ता है, क्योंकि वही बातें होती हैं जो कि व्यवसाय को विकासशील की ओर ले जाती हैं, उसको विकसित करती हैं, उसको डेवलप करती हैं। यदि कोई भी प्रबंधक संबंधित संपूर्ण बातें, व्यवसाय से संबंधित संपूर्ण बातों का वर्णन बाहरी लोगों से कर दे, तो व्यवसाय की जो स्ट्रेटजी होगी, नीति होगी, रणनीति होगी, वो क्या हो जाएगी? असफल हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आज के युग में आपको सबको पता है, आधुनिक युग में व्यवसाय में गला काट प्रतियोगिता चल रही है। यदि मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट तैयार करते हैं, आप उससे संबंधित संपूर्ण स्ट्रेटजी किसी को बता देते हैं, आपकी स्ट्रेटजी लीक हो जाती है, बातें आपकी खुल जाती हैं लोगों के बीच में। हो सकता है आपसे पहले उसी किस्म के संपूर्ण माल लोग तैयार करके बाजार में ला दें और आपके माल की क्या हो, पूरी की पूरी बनाने की स्ट्रेटजी क्या हो जाए? नष्ट हो जाए। तो इसके लिए जो गोपनीय रखने योग्य बातें हैं उसको गुप्त रूप से रखना पड़ता है। आगे देखिए, आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, प्रबंध के पेशे की गरिमा को बनाए रखने के लिए अखिल भारतीय प्रबंध मंडल, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा आचार संहिता बनाई गई है। आचार संहिता में उसमें रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं कि किस तरीके से कार्य करना है और कब बिजनेस को किस मोड पे ले जाना है, किस तरीके से उसको एक्टिवेट करना है। आगे देखिए, प्रबंध के कार्य। तो प्रबंध वह है जो प्रबंध का कार्य करे। यदि प्रबंध को एक प्रक्रिया मान लिया जाए तो उस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अनेक कार्यों को पूरा करना पड़ता है। जॉर्ज टेरी के अनुसार देखिए, कार्य वे आधार हैं जिन पर प्रबंध एक प्रभावशाली संगठन का ढांचा तैयार करता है। देखिए, प्रबंध के कार्यों का वर्गीकरण जब किया गया था तो उसे दो भाग में बांटा गया है। पहला है हमारा हेनरी फेयोल द्वारा कार्यों का वर्गीकरण। हेनरी फेयोल जो कि क्या है, एक राइटर हैं, उनके द्वारा कार्यों का वर्गीकरण अलग किया गया है और कुंटस तथा ओडोनेल द्वारा कार्यों का वर्गीकरण अलग किया गया है। तो पहले हम चर्चा करते हैं हेनरी फेयोल द्वारा कार्यों का वर्गीकरण। तो प्रबंध के कार्यों का सर्वप्रथम वर्गीकरण हेनरी फेयोल ने किया। आप लोगों को पता होना चाहिए, प्रबंध के कार्यों का सबसे पहले वर्गीकरण कौन किया था? हेनरी फेयोल। उन्होंने प्रबंध के तथ्यों को उसके कार्य माने हैं। फेयोल के अनुसार प्रबंध का अर्थ पूर्वानुमान करना, ठीक है, संगठन करना, आदेश देना, समन्वय तथा नियंत्रण करना है। इस प्रकार प्रबंध के निम्नलिखित 5 कार्य स्पष्ट हैं। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में POCC कह सकते हैं। थियो हेमन के अनुसार
थियो हेमन के अनुसार हेनरी फेयोल ने प्रबंध से संबंधित जिन कार्य विधियों का मुख्यतः वर्णन किया है उन सब का वर्गीकरण उतना ही प्रचलित है जितना प्रबंध के क्षेत्र में परिगणित वे कार्य विधियां जिनका परिगणन दूसरे लेखकों ने किया है। पहला कार्य देखिए, पूर्वानुमान तथा योजना बनाना। तो पूर्वानुमान किसे कहते हैं? फोरकास्टिंग। किसी कार्य को करने से पहले उसके बारे में पहले से अनुमान लगाना। मान लीजिए कि हम ये पेन बना रहे हैं, ठीक है, ये पेन हम बना रहे हैं, बनाने के लिए हमने अपने दिमाग में बातें लाई। तो इस पेन को बनाने के लिए पहले से अनुमान लगाना कि किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी और एक पेन को बनाने के लिए कितना कच्चा माल चाहिए, किस प्रकार के लेबर वर्कर चाहिए, किन किन मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी और कितना कम लागत लगा करके हम पेन को बना लें जिससे कि हमको अधिक से अधिक बाजार में उसका मूल्य मिल जाए और हम लाभ कमा सकें। संपूर्ण बातों का अनुमान लगाना, जैसे किसी कार्य को स्टार्ट करने से पहले उससे संबंधित संपूर्ण बातें जब दिमाग में हमारे आती हैं, जैसे मान लीजिए कि हम सोचते हैं आज शाम को हमको ये चीज़ बनाना है, ठीक है, कोई कुकिंग में ही आ जाइए, कुछ सामान बनाना है, खाना है, तो पहले हमारे दिमाग में आती है इसको बनाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए, फिर उसके बाद इसको कैसे बनाना है, बनाने के बाद कितना टाइम तक इसको ठंडा करना है या फिर गर्म ही उसको यूज करना है। तो इसी प्रकार से किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए उससे संबंधित संपूर्ण बातें जब केवल दिमाग तक स्थित रहती हैं, दिमाग तक ही रहें, तब तक वे पूर्वानुमान का कार्य करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, संगठन करना। मान लीजिए हमने फोरकास्टिंग कर लिया, पूर्वानुमान लगा लिया, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? आगे संगठन बनाना होगा। अकेले तो हम किसी कार्य को कर नहीं सकते हैं और जब हम एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, किसी कंपनी में कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ पे अधिक मात्रा में मोर क्वांटिटी यूज होगी। मोर क्वांटिटी में हमको वस्तुओं को प्रोडक्ट करना है तो वहाँ पे हमको अधिक से अधिक लेबर वर्कर की आवश्यकता पड़ेगी। तो उन सबसे संबंधित व्यक्तियों का हमको चुनाव करना पड़ेगा, लोगों को एकत्रित करना पड़ेगा, उनको सारी चीज़ों को समझाना पड़ेगा और उनके साथ मिलकर क्या करना पड़ेगा? संगठन बनाना होगा जिससे कि हम उनके साथ मिलकर कार्यों को कर सकें, ठीक है। आगे देखिए, आदेश देना। आदेश देना क्या है इसमें कि कार्य तो हमने संगठन बना लिया, संगठन बनाने के बाद जो हमने पूर्वानुमान में योजना बनाई थी, फोरकास्टिंग किया था, वो चीज़ें हम उनके बीच में लाएंगे, आदेश देंगे कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है। क्योंकि एक स्तर के लोग नहीं होते, किसी भी कंपनी फैक्ट्री में विभिन्न स्तर के लोग पाए जाते हैं, लेबर वर्कर, सुपरवाइज़र, मैनेजर, एचओडी, बहुत से लोग होते हैं। तो उस तरीके से हमको देखिए यहाँ पे सबको उनके कार्यों को अलग अलग क्या करना होगा? एक्सप्लेन करना होगा कि आपका क्या कार्य है, आपका क्या कार्य है, और सबको उनके कार्यों का आदेश देना होगा। आगे देखिए, समन्वयन करना। लोगों के बीच में समन्वय बनाना, एक दूसरे के बीच में कोऑर्डिनेशन करना, एक दूसरे से संपर्क बनाना। मान लीजिए लेबर है, कार्य कर रहा है, समझ में नहीं आता है, उसके ऊपर सुपरवाइज़र है, तो सुपरवाइज़र से उसका समन्वय बनाना, उसके बीच में कोऑर्डिनेशन करना, जिससे कि वे अपने सुपरवाइज़र से मिल करके उस कार्य को अच्छी तरीके से समझ सकें। आगे देखिए, नियंत्रण करना। जब मान लीजिए सबको पूरे कार्यों को हमने समझा दिया, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? लोगों के बीच में नियंत्रण रखना होगा। ऐसा नहीं है कि हमने उनको कार्य दे दिया, समझा दिया, उसके बाद हमने कर दिया आप कार्य करिए। उनके ऊपर हमको कंट्रोलिंग करनी होगी। कार्य देने के बाद हम हट गए, पता चला वे कार्य सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, लागतें अधिक गिर रही हैं और प्रोडक्ट अच्छे से तैयार नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे कंपनी को हानि भी देखना पड़ सकता है, हानि फेस करना पड़ेगा। इसके लिए उनके ऊपर अच्छे से कंट्रोलिंग करनी पड़ती है। आइए देखते हैं, नेक्स्ट है कुंटस तथा ओडोनेल के द्वारा। तो योजना बनाना सेम कार्य है, संगठन करना, निर्देश तथा नेतृत्व, निर्देशन, वहाँ पे आदेश था, यहाँ पे निर्देश कर दिया है। तो निर्देश देना, नेतृत्व करना, लोगों के बीच में लीडरशिपिंग करना, उनके बीच में क्या करना? नेतृत्व बनाए रखना, उनको देख रेख में रखना। नियंत्रण करना हमने आपको समझाया। नियुक्तियाँ, हाँ देखिए, नियुक्तियाँ नया चीज़ है। स्टाफिंग, किसी फैक्ट्री कंपनी में एक व्यक्ति कार्य कर नहीं सकता है, विभिन्न स्तर के व्यक्तियों का हमको चुनाव करना पड़ता है, उनके लिए विशेष योग्यता प्रशिक्षण, उनकी योग्यता प्रशिक्षण का हमको क्या करना पड़ेगा? टेस्ट करना पड़ेगा, एग्जामिन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? स्टाफिंग करते हैं, नियुक्तियों का कार्य करते हैं। आपको पता चलता है फला कंपनी है, महिंद्रा कंपनी है, दूसरी कंपनी टाटा कंपनी है, अन्य कंपनियां हैं जो कि क्या हमेशा वैकेंसीज निकालती रहती हैं
अपने लिए, एम्प्लॉइयों के लिए। तो वे क्या करती हैं, पहले वैकेंसी निकालेंगी, उसके बाद फॉर्म सबमिट करने के बाद वो लोगों को बुला करके उनका साक्षात्कार करेंगी, इंटरव्यू करेंगी। उसके बाद उनको क्या करती हैं, कार्य देती हैं, उनको अपने जॉब पर रखती हैं। तो ये सब प्रोसेस क्या कहलाते हैं, नियुक्तियाँ। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। आज के लिए धन्यवाद।